अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तला और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का लेक्चर। और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 19 दी एटॉमिक न्यूक्लियस कंटिन्यू। और आज जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन को कंप्लीट किया था और आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे पहली बात यह है कि जो वर्डिंग बता रही है, जो नेम बता रहा है फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है फ्यूज़ होने से निकला है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, फ्यूज़ होना यानी कि कंबाइन होना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लें, ठीक है ना, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, और ये जो रिएक्शन है ना न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बहुत बड़ा रिएक्शन है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन। आप लोग फिजन में हैरान हो रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही बड़ा रिएक्शन है, लेकिन फ्यूजन जो है आमतौर पे 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन। ठीक है ना, लेकिन हाँ, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, इसको स्टार्ट करना ही बड़ा डिफिकल्ट काम है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। दो लाइटर न्यूक्लियाई इतने क्लोज आए कि एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाए। ठीक है ना, ये तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत क्लोज आएंगे तभी जाके फ्यूज़ हो पाएंगे, लेकिन दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्लोज आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस पे एक्चुअली कौन सा चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर हम दो न्यूक्लियाई को करीब लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वो जो कूलम्स रिपल्जन है, जो कूलम फोर्स की वजह से पॉजिटिव की रिपल्जन है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियाई को, कि वो इतने करीब आएँ कि वो एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाए। तो उसके लिए हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। देखो, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो करीब आते आते फिर वापस रिपेल हो जाते हैं, थोड़ी और एनर्जी देते हैं, थोड़ा और करीब आ जाते हैं, फिर रिपेल हो जाते हैं। लेकिन हमें इतनी एनर्जी देनी है कि वो इतने क्लोज आ जाएं कि आपस में फ्यूज़ हो जाए। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। और ये जो हाई टेम्परेचर है, मैं आपको बताऊं ये कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है इन द कोर ऑफ सन। जो सन का सेंट्रल पार्ट है ना, कोर या डिफरेंट स्टार्स का जो सेंट्रल पार्ट है, जो नहायत ही गर्म होता है। समझ रहे हो? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सन का आउटर हिस्सा भी एज़ कम्पेयर टू कोर थोड़ा सा ठंडा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कोर होता है सन का, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो इस काबिल होता है कि वहाँ पर दो न्यूक्लियाई क्लोज आकर न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आप सोचो जो टेम्परेचर सन के कोर में है वो यहाँ कैसे आया। तो याद रखो कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर, जब न्यूक्लियर फिजन अपनी इंतहा पर होता है ना, तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर इतना हो जाता है जितना कि सन के कोर में होता है। तो उसी वक्त हम इनिशिएट कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पहला रिएक्शन करवा देते हैं और पहला रिएक्शन के अंदर हम कंबाइन करवा देते हैं एक ड्यूट्रॉन जो है वो कंबाइन हो रहा है एक और ड्यूट्रॉन के साथ। ठीक है ना, तो एक ड्यूट्रॉन दूसरे ड्यूट्रॉन से कंबाइन हो रहा है, तो नतीजे में क्या बनता है? नतीजे में यहाँ पे बन जाता है हीलियम बनता है। तो 1+1 एटॉमिक नंबर ऐड कर दो, 1+1 कितने हो गए? 2, और इसी के साथ साथ आता है 3। ठीक है ना, और 3 बनता है, तो इसका मतलब अब देख लो बैलेंस हो रहा है नहीं? एटॉमिक नंबर तो बैलेंस हो रहे हैं, एटॉमिक मास बैलेंस नहीं हो रहा। कोई ऐसी चीज रिलीज हो रही है जिसका एटॉमिक नंबर तो नहीं है बट उसका एटॉमिक मास है। ऐसी सूरत में वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना, देख लो अब बैलेंस हो गया। 2+0, इधर 1+1 2 हो गया, और इधर लिखा हुआ है 2+2 4, और 3+1 भी हो जाएगा 4। ठीक है ना, और फिर इसी के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। और इस रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.6 एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बल्कि दो और देखेंगे एग्जाम्पल। एक और देख लो, यही जो रिएक्शन है दो ड्यूट्रॉन्स का आपस में अगर कंबाइन होते हैं, ये दो ड्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो नतीजे में ट्राइटॉन भी बनाते हैं। दो ड्यूट्रॉन रिएक्ट कर रहे हैं और नतीजे में वो ट्राइटॉन भी बनाते हैं। ट्राइटॉन का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर अभी 1 होगा और एटॉमिक मास होगा 3। तो ये जो बना है ट्राइटॉन, अब देखो बैलेंस हो रहा है क्या? 1+1 तो 2 होना चाहिए था। अब कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका एक एटॉमिक नंबर है। एक एटॉमिक नंबर आ गया तो जाहिर सी बात है वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रोटॉन। और 1+1
तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1, ठीक है ना। 2 + 2 4 और ये हो गया 3 + 1 भी 4। और इस रिएक्शन में भी लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तकरीबन 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो पहली जो मैंने मिसाल दी फ्यूजन की, उसमें 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसके अंदर 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और मिसाल देखते हैं, ये होगी हमारी तीसरी मिसाल। और इस तीसरी मिसाल के अंदर रिएक्ट कर रहा है एक ड्यूट्रॉन एक ट्राइटॉन के साथ, ठीक है ना। एक ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन रिएक्ट कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके न्यूक्लियाई, और कंबाइन होने के बाद बनाते हैं हीलियम। हीलियम का आइसोटोप 2 और 4 वाला, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या चीज रह गई है, 1 + 1 2 होना चाहिए, एटॉमिक नंबर बैलेंस है। 2 + 3 5 होता है, बट इधर 4 है। तो कोई ऐसी चीज है जिसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं है बट उसका एटॉमिक मास है, और ऐसी चीज होती है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें रिलीज होगा, और इसी के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये भी रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है ऑलमोस्ट 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। विद सम डिफरेंट वैल्यूज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन की, ठीक है ना। अब लेकिन इन एग्जांपल्स के साथ साथ एक बड़ी मेन एग्जांपल है, दो जो मैंने आपको समझानी है। तो पहले तो ये 3 आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको 2 और एग्जांपल्स बताता हूं। ये रिएक्शन कहलाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है ये वो रिएक्शन है जो कि हम कहते हैं, जो कि हमारे मुताबिक हो रहा है सन पर। सन के कोर में, या सन जिससे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो दरअसल प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ही है जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है, नाम से ही जाहिर है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सन है ना, ये पूरा का पूरा जो है वो समझ ले बना हुआ है हाइड्रोजन से, यानी कि मेजॉरिटी जो पोर्शन ना वहां पे हाइड्रोजन है। और जो सन का सेंट्रल पार्ट है, जो कोर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, वो उन जो न्यूक्लियाई हैं हाइड्रोजन के, उनको फ्यूज कराने के लिए काफी होता है। जो सन का कोर है, जो अंदर का हिस्सा है सन का, वो अच्छा खासा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आके फ्यूज हो जाते हैं। तो 3 स्टेप्स के रिएक्शन है, बल्कि 4 स्टेप्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। पहला जो रिएक्शन ये है कि 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ड्यू टू लार्ज अमाउंट वो हो जाते हैं फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक ड्यूट्रॉन, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करो, 1 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 होना चाहिए था, इधर 1 आ रहा है, और ऊपर 1 + 1 2 सही है। यानी कोई ऐसी चीज है जिसका एटॉमिक नंबर तो है बट उसका एटॉमिक मास नहीं है, और ऐसी सूरत में वो होता है पॉजिट्रॉन, या उसे हम पॉजिटिव बीटा भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ रिलीज होते हैं न्यूट्रिनोस। ये जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सिंबल, इसको पढ़ा जाता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है वो मासलेस रेडिएशन है, आप ऐसा समझ लें, जो सन से जो है वो रिलीज होती है, और फ्यूजन जब भी रिएक्शन होता है तो उसके अंदर रिलीज होती है। इसका कोई मास नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये न्यूट्रिनो कहलाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि हमारा यही वाला जो ड्यूट्रॉन होता है, ये अगेन आकर काम करता है। और काम क्या करता है, ये कंबाइन हो जाता है, यही हमारा ड्यूट्रॉन जो है वो कंबाइन हो जाता है एक और प्रोटॉन के साथ। और जब ये एक और प्रोटॉन के साथ कंबाइन होता है तो नतीजे में 1 + 1 ये हो जाता है 2, 2 का मतलब होता है हीलियम, ये हीलियम बनाता है। और 2 + 1 ये होता है 3, यानी कि एक्चुअल वाला हीलियम नहीं है, 2 और 4 वाला, अल्फा पार्टिकल वाला नहीं है। और इसी के साथ साथ कुछ गैमा रेडिएशन रिलीज होती है। जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली क्या है, ये है गैमा रेज। तो इस रिएक्शन में गैमा रेज रिलीज होती हैं, ऊपर वाले में न्यूट्रिनोज रिलीज हो रहे थे। और इसी तरीके से अब टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यही जो हमारा हीलियम है ये आके कंबाइन होगा, ठीक है। यही जो हमारा हीलियम है ये अगेन आके एक रिएक्शन करता है। और ये क्या रिएक्शन करता है हीलियम, ये मैं आपको समझाता हूँ। He2 3 ये आके कंबाइन हो जाता है एक और हाइड्रोजन के साथ, और नतीजे में क्या बनता है, नतीजे में होना चाहिए 2 + 1 ये होना चाहिए 3, लेकिन 3 नहीं होता, बल्कि ये बनाता है हीलियम ही 2 और 4 वाला। अब आप देखो क्या चीज मिसिंग है, मिसिंग ये है कि एटॉमिक नंबर 3 होना चाहिए था और एटॉमिक मास 4। अब कोई भी ऐसी चीज बनी है जिसका एटॉमिक नंबर तो है बट उसका कोई मास नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिट्रॉन होता है। इसे कोई एटॉमिक नंबर तो है बट एटॉमिक मास नहीं है। और बीटा जब भी रिलीज होता है, पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, तो आप याद रखिए उसके साथ एक चीज रिलीज होती है जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया,
इसका नाम मैंने आपको बताया है न्यूट्रिनो। लेकिन हाँ, एक बात और है जो आपको समझानी है अबाउट प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कि ये जो रिएक्शन है ना, ये दो तरीकों से होता है। मैं आपको समझाता हूँ। यही वाला जो रिएक्शन है ना, ये जो हीलियम है, ये एक और तरीके से रिएक्शन भी करता है, और या तो ऐसा रिएक्शन नजर आता है या तो ऐसा रिएक्शन नजर आता है। वो रिएक्शन ये है कि ये जो हीलियम है ना, ये कंबाइन हो रहा है एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है हीलियम बना रहा है 2 और 4 वाला, और इसी के साथ साथ ये जो हीलियम है He23 वाला, ये कंबाइन हो जाता है एक और हीलियम के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन तो चल ही रहे होते हैं। तो ये अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो नतीजे में ये बनाता है यही वाला हीलियम, यानी कि 2 और 4 वाला। लेकिन अभी भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना पड़ेगा तो देखो 2 + 2 ये होना चाहिए था 4, इसका मतलब दो चीजें बाकी हैं, और वो जो दो चीजें होती हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो बनते हैं 2 प्रोटॉन्स। ठीक है ना, 2 प्रोटॉन्स बनते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो तो खैर रिलीज हो ही रहा है हर एक रिएक्शन में। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ऑलमोस्ट कितना एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के नतीजे में। ठीक है ना, तो ये दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, ये तीसरा ये भी हो सकता है और तीसरा ये वाला रिएक्शन भी हो सकता है। आपने समझना है कि दोनों के दोनों रिएक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, यानी कि दूसरी, एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारी 1 2 3 ये चौथी मिसाल थी न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब मैं आपको देता हूं इसकी 5वीं और आखिरी मिसाल, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे कहते हैं कार्बन कार्बन साइकिल। और कार्बन कार्बन साइकिल के अलावा इसको एक और नाम भी दिया जाता है, चलो वही बता देता हूं मैं आपको। वो कहलाता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ये कार्बन कार्बन साइकिल भी कहलाती है और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी कहलाती है। और इस साइकिल की बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट स्टार्स में, जो कि हमारे सन के लिहाज से ज्यादा गर्म है, ज्यादा बड़े स्टार्स हैं, उन पे जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारे लिहाज से कार्बन कार्बन साइकिल है। अब मैं आपको बताऊं, ये जितने भी स्टार्स हैं ना, इनका जो मेजॉरिटी कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, वो होता है कार्बन, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है। तो होगा ये कि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है किसी भी स्टार का कि उसके अंदर जो कार्बन है वो फ्यूज हो जाता है एक प्रोटॉन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ। तो अगर एक कार्बन हाइड्रोजन में फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, 6 + 1 ये बनेगा 7, 7 का मतलब वो होगा नाइट्रोजन, और 12 + 1 ये होता है 13। ठीक है, और फिर आप देखो यहाँ पे सब कुछ तो बैलेंस है, तो फिर गैमा रेडिएशन रिलीज होगी। ठीक है ना, जब भी सब कुछ बैलेंस होगा तो गैमा रेडिएशन रिलीज होती है। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन है, यही वाला नाइट्रोजन 7 और 13 वाला, ये कोई स्टेबल नाइट्रोजन नहीं है, बल्कि ये कुछ ही टाइम के बाद ये डीके होगा, और डीके होगा तो ये रिलीज कर देगा एक पॉजिट्रॉन को, और पॉजिट्रॉन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उसके साथ साथ रिलीज होते हैं न्यूट्रिनोस। पॉजिट्रॉन का मतलब चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम होगा तो ये 7 के बजाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और अगर ये 6 होगा तो इसका मतलब अगेन कार्बन आ गया, और ये आ गया 13 एज इट इज। बीटा रिलीज होता है तो सिर्फ एटॉमिक नंबर में फर्क आता है, एटॉमिक मास में फर्क नहीं आता। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कार्बन है ना, ये कार्बन जो है वो आइसोटोप ऑफ कार्बन तो है बट स्टेबल है, स्टेबल है तो इसको टाइम मिलेगा और ये फ्यूज हो जाएगा एक और प्रोटॉन के साथ। और जैसे ही ये फ्यूज होगा एक और प्रोटॉन के साथ तो 6 + 1 ये होता है 7, 7 का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन, और 13 + 1 का मतलब हो गया 14। ठीक है, अब सब कुछ बैलेंस है तो रेडिएशन रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ गैमा। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन बना है ये तो वही नाइट्रोजन है जो एक्चुअल नाइट्रोजन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन आइसोटोप है। तो टाइम मिलेगा तो यही नाइट्रोजन जो है वो आके रिएक्ट करेगा, फ्यूज हो जाएगा एक और हाइड्रोजन के साथ, और जैसे ही हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होगा तो 6 ये 7 + 1 ये होता है 8। ठीक है, और फिर 14 + 1 8 का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और 14 + 1 ये होता है 15, और इसी के साथ साथ गैमा रेडिएशन भी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है 8 और 15 वाला, ये कोई स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये 8 और 15 वाला जो ऑक्सीजन है ये फौरन के फौरन डीके होगा, पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो तो रिलीज होता ही है। और पॉजिट्रॉन जब रिलीज होगा तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 का मतलब दोबारा नाइट्रोजन बनेगा,
और फिर 15 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है बट इट इज स्टेबल। तो इतना टाइम जरूर इसे मिलेगा कि ये रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा एक और प्रोटॉन के साथ, क्योंकि प्रोटॉन तो भरे पड़े हैं स्टार्स के अंदर, तो उनके साथ ये रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करेगा तो 7 + 1 ये तो 8, 8 का मतलब ऑक्सीजन हो गया, और 15 + 1 16 ये तो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन। बट नॉर्मल ऑक्सीजन तो पाया ही नहीं जाता किसी भी स्टार पे, तो देखा गया कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ये रिएक्शन जो है वो बनता है 6 और 12। ठीक है, 7 + 1 8 होना चाहिए, तो 2 बच गया। 2 का मतलब क्या बनेगा? 2 का मतलब हीलियम बनेगा। और यहाँ पे 15 + 1 16 हो रहा है, 12 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 4, यानी कि अल्फा पार्टिकल। और इसी के साथ साथ रिलीज होती है गैमा। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कार्बन जो है ना वो रीअपेयर हो गया है, और रीअपेयर होने का मतलब ये समझ लो उसने काम किया एज अ कैटलिस्ट, और यही कार्बन अगेन जाएगा और फिर रिएक्ट होगा किसके साथ? एक हाइड्रोजन के साथ। तो समझने वाली बात यह है, जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, कि जो कार्बन है वो सेम रहता है। ठीक है ना, कार्बन की वैल्यू हर स्टार के अंदर सेम है, तो यही रिएक्शन प्रिडिक्ट करता है कि कार्बन सेम रहेगा। जो भी स्टार्स हैं उनमें हाइड्रोजन जो है, जो प्रोटॉन है, वो हमेशा क्या हो रहे हैं? वो हमेशा हो रहे हैं डिक्रीज, जिसकी वजह से स्टार्स डेड हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो देख लो, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, एक जो साइक्लिक रिएक्शन है उसके अंदर कम होते चले जा रहे हैं, और जो अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है हीलियम का, यानी कि 2 और 4 जिसे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, ये लगातार क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वो रिएक्शंस हैं जो कि हो रहे हैं डिफरेंट स्टार्स के ऊपर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। याद रखिएगा, तकरीबन 25 मोर देन 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इन दिस रिएक्शन, दैट इज कार्बन कार्बन साइकिल। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के सारे रिएक्शन, कार्बन कार्बन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और व्हाई इज़ इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कुछ कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।